तो इसी मसले पर हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर आनंद शुक्ला, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है नाइट कर्फ्यू की, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना कम होगा? देखिए, बिल्कुल ये हाइपोथेसिस भी नहीं, थ्योरी बन चुका है और लॉ भी बन जाएगा, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि रात में जो भी मूवमेंट है नाइट लाइफ है। बड़े शहरों में नाइट लाइफ बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसमें क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं लोग। डांसिंग हुआ, बार हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, होटल्स हुए, तो वो उससे स्प्रेडिंग बहुत तेजी से होता है। इसलिए उसमें लगभग उन भीड़ में कम से कम 100% की स्प्रेडिंग है। बॉम्बे, महाराष्ट्र का आज जो कारण है वो यही है, नाइट लाइफ। तो यहाँ पे भी, दिल्ली में भी इसके लिए इन्होंने बंद किया। अच्छा, दूसरा जो बहुत बड़ा मेडिकल बेनिफिट होता है कि आराम करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी बात जो है एंजाइटी, न्यूरोसिस या स्लीपलेसनेस, जो डर के मारे कोरोना की उस कारण हो जाता है, उससे उनको राहत मिल जाती है। चौथी चीज, बहुत से जो व्हीकल अननेसेसरी दिल्ली में प्रवेश करती हैं वो सब बंद हो जाता है। केवल अपना काम करने के लिए ही लोग आते हैं और चले जाते हैं। आज मैंने देखा, कल से लगा लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। आज देखा सवेरे तो करोल बाग में भीड़ आधी से कम हो गई है। इसका मतलब है कि लोग रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं और ठीक हो जाता है। कभी भी कोई भी वायरल स्पोरेडिक स्प्रेड जब भी होता है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक के लिए ये निश्चित रूप से स्प्रेडिंग चालू होती है और उसके बाद अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, फिर ठीक हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है और अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए 10-15 दिन। जी। तो इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। आपसे भी पहला सवाल मेरा यही है कि सीएम योगी ने नाइट कर्फ्यू की बात कही है। देश के कई राज्यों के हाईकोर्ट भी नाइट कर्फ्यू को लेकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि पंचायत चुनावों का दौर भी चल रहा है, आप क्योंकि सियासी व्यक्ति हैं तो आपसे सियासत की बात से ही शुरुआत करूंगा मैं। देश में, आपके उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके के ये चुनाव है, इनमें रात में भी चुनावी जनसंपर्क किया जाता है। ऐसे में ये तो आपकी कोशिशों पर एक तरीके से पानी फेरेगा। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जो माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ निर्देश दिया गया है, कुछ विचार दिया गया है, तो नीचे भी लोग इसको मानेंगे। मुख्यमंत्री भी इससे काफी क्लू लेंगे और उसके अनुसार नीचे अपनी नीति बनाएंगे और रणनीति बनाएंगे। मैंने पर्सनली, मैं पार्टी की बात नहीं करता, पर्सनली मैंने भी माननीय जो सीएम साहब हैं योगीनाथ, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आप इनको जो इलेक्शन है, लोकल निकाय के इलेक्शन, तो उनको आप डिले कर दीजिए, क्योंकि अभी समय शायद सही नहीं है और लोग जो मुंबई से आएंगे या दूसरे राज्यों से आएंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है वोट डालने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रामीण इलेक्शन होते हैं उसमें पर्सन टू पर्सन मार्किंग होती है और लोगों को इवन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग अपने भाड़े किराए पे लोगों को बुलाते हैं दूर दूर से। तो ऐसी स्थिति में गाँव में कोरोना फैलने का डर ज्यादा रहेगा। तो मैंने अपनी ओर से पर्सनली अनुरोध किया है, ऐसे बहुत सारे और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं और हो सकता है कि कुछ निर्णय ऐसा आ जाए और निर्णय नहीं भी आएगा तो सख्ती से कोरोना नियम को पालन करते हुए चुनाव संपन्न होंगे और उसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। आपकी पार्टी की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी जिले में जितनी सीटें हैं आप लगभग उनका 90% जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से ये बात की पाबंदी लगा दी गई है कि 5 से ज्यादा लोग चुनाव प्रचार ही नहीं कर सकते। क्या आप इस बात पे कायम हैं कि आप अभी भी 90% सीटें जीत रहे हैं या फिर कुछ कम पर आई है आपका दावा? नहीं, देखिए, हम अधिकतर सीटें हम जीत रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अच्छा काम किया। हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है, राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, लोग उससे खुश हैं। हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनसे भी लोग खुश हैं। और जो पहले सबसे बड़ी बात है, लास्ट टाइम जो लोग ज्यादातर चुने गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उस समय दूसरी पार्टी का सरकार था, तो उनके लोग अधिकतर चुने गए थे और उन्होंने लोकल स्तर पे काम नहीं किया। तो इसीलिए भी अब वो ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहती है जनता और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को लोकल निकाय में भी चुन के भेजना चाहती है। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है और वो जीतेंगे भी। लेकिन 5 लोगों का जो नियम बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है ताकि
जो कोरोना ना फैले, और उसको पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। जी, अच्छा शर्मा जी, अब कोरोना पर वापस लौटते हैं। आपने अभी आपके पास खबर पहुंच गई होगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने रायपुर में कंप्लीट लॉकडाउन की बात कही है। आपके लिए क्या नाइट कर्फ्यू पर्याप्त है, या आप भी कहीं इस ओर बढ़ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये कंप्लीट लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन जो नियम चाहिए या जो भी जरूरत चीज हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। और जो इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी। और जो ट्रेसिंग और आइसोलेशन है, कुछ लोग अगर कोरोना पीड़ित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ पे भी ढिलाई है वहाँ पे सख्ती बरती जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ राज्य है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे ईश्वरीय कृपा से और हमारे सीएम की मेहनत की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। कुछ जगह कुछ एरिया में जो महाराष्ट्र के आसपास के एरिया थे वहाँ पे स्थिति खराब हुई है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ पे स्थिति खराब है, केंद्र सरकार उनकी मदद करने का पूरा प्रयास कर रही है, उनको डायरेक्शन भी दे रही है, उनको सहयोग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेरे को उम्मीद है कि जो गलतियां उन स्टेट्स ने की हैं जैसे महाराष्ट्र, वो भी सुधार करके तेजी से जनता को कोरोना से बचाने में लग जाएंगे। जी, खेमचंद जी, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। तो आप लाइन पर बने रहिए, मैं एक सवाल आनंद शुक्ला जी से भी बात करता हूं। हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते डॉक्टर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर आप कार में अकेले यात्रा भी कर रहे हैं, आप उसमें अकेले हैं, फिर भी आपको मास्क पहनने की जरूरत है। ये कुछ लॉजिक आम दर्शकों को शायद समझ में ना आए, तो आप कुछ इसको एलोबोरेट करेंगे कि इस आदेश के पीछे क्या कुछ वजह शामिल रही? जी बिल्कुल ठीक लागू किया, क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने काफी जिक्र किया। क्योंकि एक ही जो रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, इसी से मेन परेशानी है, इसलिए मास्क लगाया जाता है। तथा आपकी गाड़ी में कोई दूसरा आके बैठ गया, वो बंदा हो सकता है इन्फेक्टेड हो, तो आप अगर लगाए रखेंगे मास्क तो आप सेफ रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मास्क लगा के चलना से कभी फाटक खोला कभी नहीं खोला। दूसरी चीज, आपका एसी चल रहा है, एसी कोई फिल्टर, एयर फिल्टर थोड़ी करता है। एयर फिल्टर वाली भी गाड़ियां होती हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, वो अभी इंडिया में नहीं है, बाहर विदेशों में है। लेकिन ये दोनों कारण के लिए हमारे विद्वान जजों ने दिया है, बहुत अच्छी चीज जी। खेमचंद शर्मा जी, आपकी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही पहले जो कहा गया था कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है सीएम तीरथ रावत की तरफ से, उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर क्रॉस कनेक्शन किया और उस रिपोर्ट को मैंडेटरी बना दिया। अब जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उतनी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या फिर आगे और भी उनमें कोई बदलाव आएंगे? देखिए, कुंभ की जहाँ तक बात है, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जो कोविड की गाइडलाइंस उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इन चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो मेले में शामिल ना हो पाए, और उनको आइसोलेट किया जाए और उनको जो भी दवाई दारू करवाई जाए, उसके बाद वो सही हो जाए, सही होने के बाद ही वो कुंभ के मेले में शामिल हों। और वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ पे जो व्यवस्था है, पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुंभ की वजह से कहीं भी एक्स्ट्रा कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, बल्कि वहाँ पे कोई पीड़ित चला भी जाता है तो उसका इलाज भी होता है, उसको आइसोलेट भी किया जाता है और वो सही होकर ही बाहर निकलता है। तो कुंभ की वजह से कहीं भी ज्यादा बीमारी फैल रही है ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ पे जो व्यवस्था है, वहाँ पे जो सेवा कार्य चल रहा है, उसकी वजह से इस बीमारी से लड़ने में सहायता ही मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आनंद शुक्ला जी, केजीएम में एक वाकया सामने आया है जहां पर कुछ मुख्य डॉक्टर्स थे, उन्होंने दोनों कोविड वैक्सीन की जो 2 डोज होती हैं दोनों ले चुके थे, उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये कौन सा है? क्या इस बीमारी को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, या पर कहाँ पर चूक हो रही है कि हम दोनों वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, हमारे भी दोस्त हैं यहाँ पे जयपुर गोल्डन में, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने दोनों डोज लिए, उसके बाद भी उनको इन्फेक्शन हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसका कारण 2 है। एक तो ये लोग जो PIP किट्स पहनते थे, हो सकता है कि वो लोग न इस्तेमाल करते हो, तथा मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके ये शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और वार्ड में जाते हैं,
तो अब दूसरा संदेह ये है कि इम्यूनिटी, इसका मतलब है कि 24-25 दिन से ज्यादा नहीं हो पा रही है इस वैक्सीन से, क्योंकि ये इमरजेंसी में वैक्सीन ट्रायल किया गया और दे दिया गया पब्लिक को। तो कोई भी वैक्सीन का कंप्लीट ट्रायल 7 से 8 साल तक मिनिमम लगता है और उसके बाद ये परफेक्शन में आता है। हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को जड़ से खत्म किया। ये 3000 साल पुराना वायरस था, 1970 में जाके ये खत्म हुआ है। आज पृथ्वी पे केवल 2 वायरस है, एक जगह अमेरिका में है और दूसरा जो है रसिया में। ये वायरस बहुत कम से कम 10 जगहों पे 10 एयर वैक्यूम क्रिएट करके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये कोरोना भी एकदम उसी की तरीके से आया। इसमें ब्लड केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, लेकिन पैरालिसिस नहीं है, नर्व पे नहीं इफेक्ट आता। यही एक गनीमत है। इसका प्रेडिक्शन बहुत पहले हुआ था कि ऐसा एक वायरस आएगा। अच्छा, पोलियो भी जो नर्व को पैरालाइज कर देता है, पोलियो को हटाने में 40 साल हम लोगों को लग गए वैक्सीन लाने में। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन में अभी इफेक्टिविटी इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि इसका एंटीबॉडी अभी बॉडी में नहीं बन पा रहा है। क्योंकि 5%, एक ही 2 केस नहीं, 4.5 था और 4.8% री इन्फेक्शन टीका लगवाए हुए, डबल डोज लगवाए हुए लोगों में भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन, अगर डॉक्टर है तो जरूर प्रिकॉशन लेते होंगे। अगर उनसे कोई गलती हुई, इसका मतलब है कि री इन्फेक्शन हुआ है। और री इन्फेक्शन को बचाने के लिए बस हम लोग पास यही 3 चीजें हैं: मास्क, डिस्टेंसिंग तथा रिपीटेडली हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तमाम तरीके के नुस्खे वगैरह बता रहे हैं। कोई काढ़ा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि एलोपैथी बेटर है या हमारी आयुर्वेद बेटर है, वो एक अलग विषय है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि कोरोना महामारी को देखते हुए क्या जो आयुर्वेद के कुछ नुस्खे हैं वो वाकई लाभप्रद हैं? क्या वाकई उन पर भी लोगों को अमल करना चाहिए या फिर सिर्फ वैक्सीन के भरोसे बैठा रहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। हर जगह कलनरी मेडिसिन करते हैं, माने किचन मेडिसिन करते हैं। हमारे यहाँ हल्दी, अदरक, मुलट्ठी तथा ये दालचीनी की बहुत ज्यादा उपयोग होती है, जो सारे गर्म मसाला हैं, सारे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं। जैसे लोग बाहर विदेशों में अल्कोहल लेते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों के यहाँ स्वादिष्ट मसाले थे। हिंदुस्तान गुलाम ही इसीलिए हुआ था कि यहाँ पे खाने पीने को सोना चांदी बहुत था। तो ये जो स्पाइसेज हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। जापान में इसकी बहुत ज्यादा स्टडी हुई। अभी हम लोग दालचीनी, अदरक और ये हल्दी खाते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इसी कारण जो है 45 ईयर्स के बाद वालों को कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं जल्दी। तो किससे स्वेलिंग है, स्वेलिंग हम लोग का नेचुरल है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वायरस आके चिपक जाता है। तो अश्वगंधा वगैरह कई चीजें हैं। इसके बारे में DRDO, आर्मी के रिसर्च ऑफिसर्स, DRDO करते हैं, डेवलपमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। इसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा एमिल फूड करके एक ड्रग निकाली है जो हाइपर इम्यूनिटी करती है, मैंने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। पॉली इम्यून सिस्टम बॉडी में जहाँ जहाँ है, बोन मैरो है, लीवर है, ये स्प्लीन है, ये थाइमस ग्लैंड्स हैं, सो मेनी थिंग्स। तो ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि ये वायरस टुमारो विल कम इन दी इंडिजिनस। कल को ये इंडिया वायरस है, ऑस्ट्रेलिया वायरस है, ब्राजीलियन वायरस है, USA वायरस है, नाइजीरियन है, इस तरीके से ब्रांड हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड जीनोम्स है, ये चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको आप कतई नहीं नकार सकते। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से एक बार डिस्कशन हुआ था किसी मीटिंग में, मैंने कहा था कि इंडिजिनस मेडिसिन के लिए आप हर सरकारी अस्पतालों में कम से कम इसका वर्क कराइए, क्योंकि ये डाइट है, न्यूट्रिशन है। डाइट और न्यूट्रिशन अगर कंटिन्यूसली आप ले रहे हैं, 2 महीने में आपकी बॉडी रीसेट कर जाती है। जी। हमारे साथ एक राजनीतिक मेहमान खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, मैं आपकी ओर रुख करते हुए
पीएम मोदी ने वैक्सीन की अपनी दोनों डोज लगवा ली हैं, सीएम योगी ने भी अपनी एक डोज ले ली है। इसी के साथ साथ आपकी सरकार की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरीके से आप जागरूकता अभियान या कोई नया चलाएंगे, या किसी तरीके के और भी आपके कुछ अभी प्रोग्राम हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी एलिजिबल है उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन की अगर कोई एलिजिबल दोनों डोज के लिए तो दोनों डोज लगवा लेनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगी और जो रोग से प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, वो बढ़ेगी। और ये उम्मीद हो जाती है कि अगर हमें फिर से वायरस का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हमें नुकसान कम से कम होगा। वैसे तो क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडी रहेंगी तो वो इन्फेक्शन होगा भी तो जल्दी से जल्दी अपने आप ही खत्म हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और सभी कार्यकर्ता हमारी लीडरशिप के अनुरोध पे हर जगह हम लोग जनता को सहयोग कर रहे हैं। हम जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है ऐसे केंद्रों पे मदद कर रहे हैं, लोगों की उनके रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं और जहाँ पे सीनियर सिटीजन है उनको साथ में ले जाके वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 1.5 साल से सेवा कार्यों में लगी हुई है और हम लगातार इसमें लगे रहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरे देश में सफलतम तरीके से चले और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि इसके जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसके 2 तरीके हैं, तो सभी वैक्सीनेशन कराएं निश्चित रूप से। दूसरा, वैक्सीनेशन के बावजूद भी जो कोविड के नियम है कि हमें मास्क लगा के रखना है, हाथ धोने हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और जरूरत नहीं है तो हमें अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना। इन सारी चीजों को ख्याल रखना और इन सारी चीजों को ख्याल रखते हुए हम जरूर इस वायरस को खत्म कर पाएंगे। इस वायरस से हम अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार का जो ये हमारी दूसरी लहर बताई जा रही है, इस बार ये देखने को आ रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में जो संक्रमित व्यक्ति हैं हो रहे हैं उनमें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये नया स्ट्रेन किस प्रकार का ये वायरस है? जनता कंफ्यूज है कि पिछली बार बुजुर्गों को ज़्यादा हुआ, इस बार युवाओं और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है। जी, ये बिल्कुल लाजमी बात है कि सबका विकास होता है और वायरस का कुछ ज़्यादा ही विकास हो गया और हम लोगों का विनाश होने लगा। तो सबका विकास यही होता है, इसीलिए सबका विकास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हम लोगों पे इफेक्ट कम होता जाएगा क्योंकि हम लोगों के री इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनती जाएगी और उसके बाद जो रेजिडुअल वायरस बचेगा वो अपना स्वरूप चेंज करेगा। आज नहीं, हो सकता है 100 साल तक रहे इस पृथ्वी पे। अब एक बार डिटेक्ट हो गया है तो ये बहुत दिनों तक रह सकता है क्योंकि सारे वायरस एनिमल से ही आते हैं, क्योंकि एनिमल पे रहते हैं, वहाँ से जंगल से आए और किसी न किसी माध्यम से ये ह्यूमन में फैल गया, फिर धीरे धीरे ह्यूमन से हम लोग खत्म कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने ये खत्म किया, क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स खत्म किया, पोलियो खत्म किया, कोरोना भी खत्म कर लेंगे। हम प्रोसेस में हैं। अब हमें कैसे रहना है, हमें लोगों को बचाना है। टीका से बचा लें, ये प्रिवेंशन से बचा लें या डाइट से बचा लें या बहुत अच्छा वैक्सीनेशन से बचा लें। अब एक चीज और भी रखना है कि पेशेंट सेंटर्ड ओरिएंटेड होना है। आपको पेशेंट को कैच करना है। तो अभी हमारे आलूवालिया साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दिया था कि हम ड्रोन के थ्रू हॉट स्पॉट लोकेट करेंगे तथा रोबोट बनाएंगे जो अस्पतालों में री इन्फेक्शन दूर करेंगे, क्योंकि वही जाके मरीज दिखेंगे, वही जाके ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस से हम लोग काम करेंगे। इसके लिए इंडिया रेडी है और हम इस तरीके से अपनी नेशनल सिक्योरिटी गाइडिंग कर सकते हैं तथा इकोनॉमिक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो लॉकडाउन वगैरह में डिस्ट्रॉय हो रही है। और हम लोगों की मैकेनिकल और डायनामिक स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। तब तक हो सकता है ड्रग भी आ जाए। अगर ड्रग नहीं भी आता है तो वैक्सीन तैयार हो जाएगा। अगर वैक्सीन नहीं भी तैयार होगा तो हम लोग इसकी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी जान जाएंगे कि इससे कोई मरेगा नहीं। इससे जैसे अभी भी 1.6% की डेथ रेट है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2-3 पेशेंट आए जिन्होंने दोनों डोज लगाया अपना वैक्सीन का और फीवर नहीं उतरा तो मैं उनका ब्लड टेस्ट कराया, सारा टेस्ट कराया तो टाइफाइड पॉजिटिव आ गया। फिर मैंने ये लिख के दिया उसके MS को, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में बंदा काम करता है कि इसको टाइफाइड है, इसलिए हर डॉक्टर
कोरोना पॉजिटिव होने से ना छोड़ दे, उसका पूरा टेस्ट जैसे जन साधारण जन आम बीमारियों का इलाज करता है उस तरीके से देखा करे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना को करीब करीब 1 साल पूरा हो चुका है। आज भी हमारे देश में एक ऐसा तबका है जो कोरोना को एक काल्पनिक चीज मानता है। ऐसे वो कहते हैं कहाँ है कोरोना, दिखाओ कोरोना। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ जगहों में है, जैसे गाँव में या आदिवासियों की जगहों पे है। आदिवासियों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है जी। तो वो लोग ट्राइबल को भी बचाना है, क्योंकि ये ना समझें कि अगर ट्राइबल के पास अगर ये वायरस चला गया तो उनके शरीर में रहेगा। आज नहीं, 10 दिन बाद सीजन चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, फिर फ्लेयर अप होगा, टॉक्सिसिटी फिर बढ़ सकती है, म्यूटेशन हो सकता है। तो ये सब चीजें संभव है। अगर कोई कहता है कहाँ है कोरोना, कैसे है कोरोना, तो मैंने बहुतों को यहाँ देखा कहते हुए, और उनको दोबारा इन्फेक्शन जब हो गया तो कहे कि यार नजर लग गई, किसी की से कुछ लग गई। तो इसलिए इनकी बातों पे न विश्वास करें, क्योंकि ये सब साइंटिफिक है, साइंटिफिक प्रूफ है। अब कोई इसमें वो नहीं है कि ये सब अंदाज से चल रहा है। हर चीज का एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। एलोपैथिक आज भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसीलिए एलोपैथिक का है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि बड़ी समस्या है इसमें ये है, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस बता रहे हैं, उसका कहते हैं रूल्स कहते हैं टेस्टली। टी माने पॉलिटिकल, ई माने इकोनॉमिक, एस मीन्स सोसाइटी, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, जिसमें मास्क वगैरह सब आता है और सैनिटाइजर। और फिर ई का मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी देखना है। आज बॉम्बे में क्यों है, महाराष्ट्र में क्यों है, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। और उसके बाद की ई आता है इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद एल, एल माने लीगल है, इसको लीगल करना चाहिए, और लेजिस्लेटिव, क्योंकि अगर आज हम लोगों का पेयर जो है वो थर्ड पार्टी है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पूरी कंपनियां डूब जाएंगी अगर लोग मरने लगेंगे। या कोई और चीज से बीमारी है, जैसे मान लीजिए टाइफाइड से है तो उसको डिफरेंट होगा, और कोरोना केवल है उससे डिफरेंट होगा। जैसे ट्रांसप्लांट कराया है उससे अगर नहीं है उसमें, इससे कोरोना नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनियों को भी देखभाल करनी होगी, जिसमें इंडस्ट्री जाती है पूरी। तो ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, छोटा मोटा नहीं है जिसको लोग सोचते थे कि पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। दिस कोरोना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्थ ऑफ द इकोनॉमिक्स। जी जी। अच्छा खेमचंद शर्मा जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। सीएम योगी ने वैक्सीन लगवा ली और जिनसे आपने सत्ता का हस्तांतरण लिया था वो लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को गरीबों को फ्री में वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आपकी सरकार गरीबों को फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही, क्यों उनको बार बार कहने का मौका दे रही है? देखिए, उन लोगों का तो कुछ कहने का है नहीं। अभी तक जितनी वैक्सीनेशन हुई है वो फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, वो सरकारी खर्चे में वैक्सीनेशन हो रही है। कहीं आपने देखा कि कहीं कोई भी इसके लिए चार्ज कर रहा है? सारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर हैं, हाँ, हर वही बात आ रही थी कि वैक्सीनेशन कुछ सेंटर ऐसे भी हैं, कुछ लोगों को ऐसी भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक है, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवाई जा रही है। तो शायद उनका कहना यही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रदेश की आबादी है, इतनी बड़ी देश की आबादी है, अगर प्राइवेट सेंटर का वहन भी सरकार कर लेगी तो शायद जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए और इस कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ पर जल्दी लगाम लग जाए। देखिए, केंद्र सरकार से जितनी वैक्सीनेशन लगाई है उतनी सप्लाई स्टेट को दी गई है। अब स्टेट्स को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अपना जो तंत्र है उसको मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए फेसेज में, क्योंकि कहीं भी विश्व में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अमेरिका जैसे बड़े देश को भी देखिए, जहाँ पे जो अपनी मेडिकल तंत्र है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कि वहाँ पे भी एकदम से वैक्सीनेशन सभी के लिए खोल दी गई हो। तो भारत, जहाँ पे 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, फेसेज में ही वैक्सीनेशन पॉसिबल है, और वो फेसेज में ही वैक्सीनेशन लगाना जरूरी भी है। आपको 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन एकदम से लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे आज भी गंभीर स्थिति में भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहाँ पे ना के बराबर कोरोना केसेज हैं। तो वहाँ के लोगों को जबरदस्ती से आप फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। कुछ स्टेट्स में हाँ जरूर इसको स्पीड अप करने की जरूरत है, इसको प्रॉपर करने की जरूरत है, जैसे महाराष्ट्र जैसी जगह है। और केंद्र सरकार की तरफ से अभी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह फ्री दी जा रही है, और जहाँ पे प्राइवेट
आप सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद कह रहे हैं कि आप हमें परमिट करिए, हम पे करने को तैयार हैं। तो जो पे करने को तैयार हैं, जबरदस्ती उनको फ्री में दी जाए तो उसमें तो कोई तुक नहीं बनता। लेकिन हाँ, जहाँ गरीब लोग हैं जो नहीं पे कर सकते, या जिनको 250 रुपए की वैक्सीन भी एक कंसिडरेबल अमाउंट लगती है, तो उनके लिए सरकारी अस्पताल में ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और वो बिल्कुल 100% फ्री है। अच्छा, आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, क्या यूपी सरकार वाकई में कन्फर्म है ऐसा नहीं करेगी? कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा और वो स्थिति नहीं आएगी। हम सभी मिलके इस स्थिति का सामना करेंगे और जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर आएंगे। जनता भी जो सावधानी वाले नियम है उनका पालन करेगी और सरकार की तरफ से भी जो वैक्सीनेशन है तेजी से चल रहा है और जितने भी बचाव के साधन हो सकते हैं उनपे कोशिश की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से ही काम चल जाएगा, या फिर स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बार फिर से दोबारा लॉकडाउन पार्ट 2 की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि डिजीज का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अजीब सा है और कोई प्रोडिक्शन काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सारे क्लिनिशियन सब फेल हो गए। हमारे जितने बुजुर्ग लोग थे सबसे पहले घरों में घुस गए थे और बहुत ये हमारे जो RMP है बेचारे वही संभाले। दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, कोई डॉक्टर नजर नहीं आया, सब भाग गए और पेशेंट मरने लगे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लेबर्स को बचाने के लिए किसी तरीके से कांग्रेस ने बड़ा भारी काम किया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम 8-10 लाख यहाँ से पेशेंट ट्रांसफर कर दिए, जल्दी जल्दी भूखों मर जाते। और इस तरीके की महामारियां, एक्सीडेंट्स और क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बस की नहीं है। ये आती रहती है, हवाओं से आती रहती है, पानी से आती रहती है, बिजली कड़क जाती है, केदारनाथ जैसा हो जाता है। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तैयारी रखेंगे। हम तो डॉक्टर हैं, हमारा तो छोटा सा काम है, क्योंकि आप पूरे देख लीजिए जो भी वार है महाभारत में और रामायण में कहीं डॉक्टरों की जिक्र नहीं है। रामायण में एक जगह जिक्र है सुखेन वैद्य का, वो भी उनका कुछ पावर नहीं था, हनुमान जी उन्हीं को उठा ले आए और बैठा दिए। तो कहने का मतलब है डॉक्टर लोगों को तो कोई पावर नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का टीवी 100 से जुड़ने और बात करने के लिए। तो जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू से ही काम चलाया जा रहा है, लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 2 आ सकता है। तो इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।